नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विपक्षी दल एक तरफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपना उत्तर प्रदेश का किला बचाने की कवायद में जुटी हुई है। किसान आंदोलन भी इसी परिदृश्य में एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जाहिर है कि इस सब से बहुत सारी संभावनाएं खड़ी हो रही हैं। ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो कुछ हो रहा है उससे राष्ट्रीय राजनीति बदलने जा रही है? क्या जो हिंदी पट्टी की राजनीति है उस पर कोई बड़ा असर पड़ने जा रहा है? क्या जो 7 साल से एक तरह का डोमिनेंस बीजेपी का हो गया है इस पूरे मध्य भारत कह लें या उत्तर मध्य पश्चिमी भारत, वहां पर उस पर कहीं कुछ डेंट लग रहा है? प्रधानमंत्री की छवि कमजोर हुई है। हम जानते हैं कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने और उनकी सरकार ने काम किया है, या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने काम किया है, उससे भी उनका आभा मंडल कम हुआ है, लोकप्रियता घटी है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम फैक्टर हैं जो कि भावी राजनीति के बारे में कुछ संकेत देती हैं। हम इन संकेत को पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। हमारे साथ जाने माने समाजशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं। हम उनसे इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है आनंद कुमार जी। जी धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर ने एक गतिविधि शुरू की। वो शरद पवार से मिले, कहा गया कि वो ममता बनर्जी के दूत बनकर मिले हैं और विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में हैं। ये चर्चाएं चल पड़ी हैं कि ममता बनर्जी लीड ले रही इस मामले में और शरद पवार भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में एक तरह का बदलाव हमको देखने को मिलेगा? ममता बनर्जी जिस तरह से सक्रिय हो रही हैं और जिस जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी हुई है। बंगाल का चुनाव परिणाम निश्चित तौर पर एक दिशा परिवर्तन का परिणाम लगता है, क्योंकि बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति की कसौटी हुई और एक तरह से हिंदू बनाम हिंदू का मुकाबला हो गया, जिसमें पड़ला झुकाने में हिंदू और मुसलमान के विवाद की तुलना में दिल्ली और कलकत्ता के झगड़े और बंगाली अस्मिता और हिंदुत्व की राजनीति का आमना सामना हुआ। और चुनाव जीतने के बाद तो ज्यादा ताज्जुब इस बात क्या हो रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हाल में ही तृणमूल कांग्रेस से और अन्य दलों से गए थे, वो दल बदल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि केंद्र में अभी 3-3.5 साल हुकूमत की गारंटी के बावजूद स्थानीय और प्रादेशिक प्रश्न इतने प्रबल हो चुके हैं कि दिल्ली में कौन हुकूमत करता है ये धीरे धीरे हाशिए पर जा रहा है। सूबे की हुकूमत किसके हाथ में है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब जो संघीय ढांचा है वो भी एक नया आकार ले रहा है, जिसमें केंद्र सरकार है तो है, लेकिन राज्य सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। दूसरा, जो आपने शरद पवार जी का प्रसंग उठाया, ऐसा लगता है कि जो राज्यों में हुकूमतें चल रही हैं गैर भाजपाई दलों की, उनको अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए एक दूसरे के निकट आने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की कहानी उत्तर प्रदेश की कहानी से या गुजरात की कहानी से बहुत अलग नहीं है कोरोना संकट को लेकर के या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। लेकिन महाराष्ट्र अगर बचाना है तो दिल्ली को काबू में लाना पड़ेगा, और दिल्ली को अगर काबू में लाना है तो महाराष्ट्र और बंगाल की दूरी, बंगाल और उड़ीसा की दूरी, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब की दूरी को कम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये परिधि से केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति की जरूरत अब परिधि पर कब्जा बनाए हुए लोग महसूस कर रहे हैं। और वो पुराने दिन चले गए कि ठीक है दिल्ली में क्या होता है इससे हमको क्या लेना देना, सूबा अगर हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है। जी, तो अगर ये इसको हम इस तरह से देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों की एकजुटता के पहले भी प्रयास हुए, कोशिशें हुई, लेकिन वो नाकाम रही। इस बार की कोशिश ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ज्यादा विश्वसनीय क्यों लग रही है आपको? अभी विश्वसनीयता का तो मामला अपने अपने सूबे तक ही सीमित है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो अपना रिश्ता है उन क्षेत्रीय दलों के साथ जो गैर भाजपाई हैं और बंगाल में हैं हाशिए पर, लेकिन अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण है, जैसे कांग्रेस
या लेफ्ट पार्टियां, खासतौर पर सीपीएम, वो अभी बहुत दरार है, बहुत दूरी है और उसको पाटने के लिए ममता बनर्जी को ही पहल करनी पड़ेगी। उसी तरह से महाराष्ट्र में जो राजनीति की श्री शरद पवार जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने, जिसमें शिवसेना को बीती ताही बिसार दे की भावना से जोड़ा, उनको लगाम दी और शिवसेना ने भी अपने बहुत पुराने, दशकों पुराने रिश्ते और दशकों पुरानी दृष्टि का परिवर्तन किया और ऐसा लगा कि एक पीढ़ी का रूपांतरण हुआ है, एक नई पीढ़ी आई है। शिवसेना तो है लेकिन लेबल पुराना है, उसमें बातें नई हैं। ऐसा अगर अन्य क्षेत्रीय दल करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या बिहार में जनता दल यूनाइटेड, तब तो राष्ट्रीय एकता की संभावना प्रबल होगी। वरना अभी तो इतना ही लगेगा कि ये माहौल अप्रत्यक्ष घेरेबंदी का है। सीधा सवाल तो कांग्रेस से है, इसमें कांग्रेस की तरफ से क्या पहल होती है, और वो पहल विपक्षी एकता की तो बाद में उनको करनी होगी। पहले अपने दल को उनको ठीक करना होगा, क्योंकि दल दलदल जैसा दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस को एक मजबूत औजार के तौर पर देश अभी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक ही दल से कम 3 स्वर निकलते हैं। एक स्वर श्री राहुल गांधी का, दूसरा स्वर प्रियंका गांधी का और तीसरा स्वर न राहुल का है न प्रियंका का, बाकी शामिल लोगों का है। ये अंतर, ये फासले जब कांग्रेस के अंदर बने रहेंगे तो कांग्रेस के बिखरने का खतरा भी बहुत ज्यादा है, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ या गोवा में हुआ कि जीत करके भी बाजी विपक्षी के हाथ चली जाती है। ये कांग्रेस का गैर जिम्मेदाराना या असंतुलित जो उसकी जो छवि बन रही है, ये उत्तर प्रदेश में और कमजोर कांग्रेस है, वो और हाशिए पर है। तो उत्तर प्रदेश में इनकी क्या भूमिका होगी अगर ये विनम्रता से, जैसे अजीत सिंह की पार्टी ने अजीत सिंह जी के निधन के बाद एक तरह का अपना सीमित दायरा पहचान के कहा कि ठीक है, सपा बड़ा भाई, हम छोटे भाई, ऐसा कांग्रेस किसके साथ करना चाहेगी और क्यों करना चाहेगी? ये दिल्ली और लखनऊ की बड़ी दूरियां हैं। फिर भी यह तो दिखाई पड़ रहा है कि विपक्षी दल चाहे चाहे न चाहे, उत्तर प्रदेश की जनता की पुकार है कि ये सरकार बदलो। इसके दोनों संदेश हैं। सरकार बदलने का मतलब मुख्यमंत्री और कैबिनेट को हटाना भी हो सकता है, जैसा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहां कोई चुनौती बाहर से नहीं थी, लेकिन अंदर की चुनौती बड़ी भयंकर थी। वैसे ही उत्तर प्रदेश की भी अंदर की चुनौती स्वशासन की, क्षेत्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व के असंतुलन की, पंचायती चुनावों के संदेश की, ऐसी है जिसकी अनदेखी करना। अपने जिस डाल पर आप बैठे, यानी उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें यहां से हैं और नरेंद्र मोदी समेत 1 दर्जन लोग तो ऐसे हैं जिनका उत्तर प्रदेश से कुछ लेना देना नहीं, जैसे हेमा मालिनी जी हैं या कुछ और उम्मीदवार हैं। ये सब हवा पर जीते थे। अब तो मंदिर भी बन गया, आपने कॉमन सिविल कोड जैसी चीज भी एक तरह से बनाई दी, ट्रिपल तलाक का मामला सुलझा दिया अपने नजरिए से, कश्मीर को आपने 3 टुकड़ा कर दिया। अब बचा क्या है? तो बचा है उत्तर प्रदेश का स्वशासन, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसानों का संकट, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। सबकी एक मांग तो नहीं है, लेकिन सबका एक निशाना है उत्तर प्रदेश की मौजूदा, जिसको कहेंगे संवेदना विहीन सरकार। जी, तो ये मामला केवल उत्तर प्रदेश का है या आपको लग रहा है कि पूरे देश में समाज की मनोदशा बदल रही है? क्योंकि जिस तरह से केंद्र में कायम मोदी की सरकार का प्रदर्शन रहा है, अक्षमता सामने आई है, खासतौर से पिछले 6 महीने में, और जो वैक्सीन पॉलिसी है, कोरोना से निपटना या अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियां हैं, उससे भी निपटने में एक तरह से वो नाकाम साबित हो रही है। तो ये मैसेज तो अक्रॉस कंट्री जा रहा है, पूरे देश भर में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, और भी राज्यों में चुनाव हैं, उसका असर वहां भी दिखेगा? अनम्यूट कर लीजिए आप। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सामान्य मतदाता है, जो या तो इनका समर्थक रहा है या मध्यस्थ रहा है कि अब क्या करें, मजबूरी है, मोदी और महंत या मोदी और बीजेपी ही जरूरी हैं, उनको पिछले 6 महीने की अपनी याददाश्त में खुशखबरी का एक भी मौका नहीं आया है। एक तो पास पड़ोस से एक के बाद एक खराब खबरें, आपकी बढ़ती लाचारी बीमारी के माहौल में
न अस्पताल, न दवा, न डॉक्टर और न नेता। कहीं कुछ भरोसे लायक अचानक से एक दूसरी जगह जाते आते हैं अपने काम पर, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए। पेट्रोल और डीजल का दाम का लगातार बढ़ते जाना और कहीं कोई सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं। और तीसरे, कमाई लगातार घटी है और उस कमाई के घटने के साथ ही जिसको आप कहें कि घाव पर नमक की तरह से पार्टी का माहौल, गैर सुनवाई का माहौल। तो लोगों को लगता है कि इनसे तो छुटकारा पाना ही अच्छा, फिर जो आगे होगा देखा जाएगा। इस माहौल में कम से कम पिछले 6 महीने में दिल्ली से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई है। भारत का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि और प्रवक्ता है और यह पैकेज देने के लिए मशहूर रहा है। ये ऐलान भी है कि अगर कोरोना से कोई मरा तो 4 लाख मुआवजा का हकदार बनेगा, लेकिन उसको मरने का सर्टिफिकेट ही नहीं मरना है। मरने के बावजूद सच को झुटलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो मौतें और कारणों से हुई हैं। तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसा है और दरवाजे सब बंद लगते हैं। मौन का भयंकर निनाद हो रहा है। ऐसी चुप्पी है जो बहुत शोर मचा रही है और वो शोर है कि हमें परिवर्तन चाहिए। जी, ये बताइए कि अक्सर जब इस तरह की चर्चा होती है तो टीना फैक्टर की बात की जाती है सरकार की तरफ से, क्योंकि उसको लग रहा है कि विपक्ष में कोई है नहीं, एक लीडर नहीं है, एक कोई ठोस विकल्प नहीं है और उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करती है। तुरंत सवाल पूछे, मोदी नहीं तो कौन? तो क्या ममता बनर्जी उभर रही है? कोई दूसरा नेतृत्व उभरेगा? क्या कुछ संभावना में कहीं आपको दूर तक कुछ दिख रहा है इस तरह का विकल्प उभरते हुए, चाहे वो नेतृत्व का सवाल हो और चाहे दलों के गठबंधन के रूप में? देखिए, जहां तक कद का सवाल है, श्री नरेंद्र मोदी का मूल आधार तो एक राज्य के मुख्यमंत्री होने का अनुभव था और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक लंबी कतार भारतीय जनता पार्टी के बाहर खड़ी है। वर्तमान मुख्यमंत्रियों की भी एक अच्छी खासी संख्या है, उसमें अशोक गहलोत और ममता बनर्जी से लेके स्टालिन और पिनारी विजयन तक, एक दो पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। तो मोदी शाह की टीम की तुलना में वजनदार लोगों की कमी अब नहीं दिखाई पड़ी। आज से साल भर पहले अगर आप पूछते तो कहा जा सकता था कि टीना फैक्टर है, लेकिन बंगाल में जिस तरह से इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी और इनको ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर की मदद से या बंगाल के मतदाताओं की मदद से या दोनों की मदद से या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हुल्लड़बाजों की मदद से, तीनों की मदद से जो पराजय का रास्ता दिखाया, उससे परिवर्तन एक संभावना है, ऐसा लगता है। और जो आपने विकल्प की बात की तो आपको याद होगा कि हुई तो किसी को नहीं अंदाज था कि 84 वर्ष के श्री मोरारजी देसाई श्रीमती इंदिरा गांधी इसी तरह से जल्दी जल्दी एक पार्टी बनाओ और सारे देश में विपक्षी एकता का संदेश पहुंचाओ, तब आपकी राहत मिलेगी। और फिर आप जानते ही हैं कि उतने प्रबल बहुमत के बावजूद जो विकल्प बना सर्वसम्मत कहलाया, लेकिन मोरारजी भाई के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही झगड़े शुरू हो गए। जगजीवन बाबू, चौधरी चरण सिंह जी अपने को हल्का माने। तो ये जो विकल्प निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें जनता का मूड, देश की जरूरत और जो विकल्प के दावेदार हैं उनकी अपनी सलाहियत कहिए, उनका अपना रण कौशल, तीनों मिलकर के काम करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कब किसने सपने में भी विकल्प माना था, लेकिन वो एक बार नहीं दो बार प्रधानमंत्री पद पर बैठे। और अब तो पीछे मुड़ के देखने पर लगता है हमारे जैसे लोगों को भी, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी के खिलाफ चले आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, कि भाई बात उतनी खराब नहीं थी जितनी की अब हो गई है। तो विकल्प निर्माण एक बना बनाया विकल्प जैसा तो नहीं है, लेकिन बनने की संभावना है। जैसा मैंने कहा, अगर मुख्यमंत्री चाहिए अनुभव वाला और दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री चाहिए, पूर्व उप प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसे लोग भी हैं। तो अब इनके घटते कद के कारण जो कल तक लोग बेहद छोटे दिखाई पड़ रहे थे, अब करीब करीब बराबरी पर आते लग रहे हैं। आपने अभी कहा कि मोदी का कद घट रहा है, हालांकि जो रेटिंग्स वगैरह आ रही हैं उसमें भी उनकी लोकप्रियता पहले के मुकाबले घटी है।
लेकिन अभी भी वो यही कहने पे कह रहे हैं कि अभी भी वो दूसरे नेताओं की तुलना में बहुत आगे हैं, राहुल गांधी बहुत पीछे हैं। तो राहुल गांधी कोई विकल्प के तौर पर, कोई चुनौती के रूप में सामने नहीं आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, ऐसा लगता है जो मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से देखें, कि वो उनको चुनौती विहीन है। आप देखिए कि श्री नरेंद्र मोदी के 3 बड़े महत्वपूर्ण गुण माने गए थे जब वो 2014 से चले और 2019 में दोबारा आए। एक तो उनकी उद्योगपतियों और मध्यम वर्ग में विश्वसनीयता। जब टाटा को मुख्यमंत्री के बुलाने के बावजूद बंगाल से देश निकाला मिला, तो मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनका कालीन बिछा करके स्वागत किया और उनकी शर्तों पर उनको शरण दी। ऐसा सभी उद्योगपतियों को लगा। अन्य राज्यों में जो परेशानी झेल रहे थे, दिल्ली सरकार की परेशानियां झेल रहे थे, कि ये आदमी तो बेहतर है, जो उद्योग मित्र है। दूसरा, श्री नरेंद्र मोदी ने देश के आम लोगों की तकलीफ को स्वर दिया और कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्योंकि चौतरफा श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्दों में ये माहौल बना था कि क्या करें, हम तो ठीक हैं, लेकिन हमारे सहयोगी जो कर रहे हैं इनको हम कैसे सुधारें। हमारी मजबूरियां सहयोगियों की समस्याएं हैं और मैं कोएलिशन कंपल्शन यानी संयुक्त मोर्चे की विवशताओं का बंदी हूं। और ऐसा लगा कि नहीं, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, बाकी जो लोग हैं या तो ठीक से चलेंगे या जब चाहे तब उनके बिना भी। स्थिरता का भी एक गुण था। और तीसरा, अंतरराष्ट्रीय माहौल। ऐसा लगा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इतना कदम दुनिया में करने वाला एक आदमी उभर रहा है। ये तीनों ही बातें आज नहीं बची हैं। आखिरी, इस समय दुनिया के अखबार जो हमारे अखबारों से थोड़ा अलग हैं, क्योंकि उनके अंदर आम लोगों के दृष्टिकोण का स्पंदन होता है, उतना बंधन नहीं है। जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में वो अपने नायकों की भी खुल के आलोचना करते हैं, और वो जो भाषा और जो तेवर दिखा रहे हैं भारत की सरकार के बारे में, उससे प्रामाणिकता भारत की घट गई है। भारत एक आकर्षण की बजाय चिंता का देश बन गया है। दूसरा, जो स्थिरता की बात है, जो स्थिरता है, ये तो स्मशान का सन्नाटा है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री से निर्णय लेने में भूल हो जाए, लेकिन फिर दूसरे लोग उनको सलाह दें कि देखिए, या अपने मंत्रियों को वो बदलें, लेकिन वहां कहीं कुछ नहीं, एक तरफा जो राजा बोले सही, जो न खाता न बही, जो मोदी कहे सही। और मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तमाम तरह की राहतें, तमाम पैकेज, तमाम आश्वासन और एक छोटे से इंजेक्शन के लिए देश करा रहा है, पुकार रहा है, और कोई सुनवाई नहीं है। तो ये स्थिरता उपयोगी नहीं है, बल्कि घातक है। स्मशान की स्थिरता है। इससे तो सीधा रास्ता मुर्दा घर का बनता है। और तीसरा, मोदी जी का उद्योगपतियों के साथ संबंध। ये जो अभी भारतीय उद्योग संघ है, उसके अध्यक्ष तक ने कहा कि अरे भाई, कुछ तो करो, कुछ तो बदलो, तुम जो कर रहे हो उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, जरूरत पड़े तो नया नोट छापो। बैंक करा रहे हैं, पेंशन मिल नहीं रही है, तनख्वाहों में महंगाई भत्ता मिल नहीं रहा, तो ये तो केंद्रीय सरकार का मामला है, जो उनके रोज फाइलें उठाने ले जाने वाले लोग हैं। आम लोगों का क्या हाल होगा। और भारतीय अर्थशास्त्र के मानकों के आधार पर तो कहा जा रहा है कि 25% आमदनी घटी है आम लोगों की, और कम से कम 5 से 7 करोड़ लोग रोजगार से बेरोजगार, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे धंस गए हैं। ये मामूली हालात नहीं है। इसीलिए श्री नरेंद्र मोदी का अपना शारीरिक कद तो जैसा था वैसा ही है, और वो स्वस्थ रहे, दीर्घजीवी बने, लेकिन शासक के रूप में, प्रधानमंत्री और राष्ट्र नायक के रूप में जो जहां से प्रस्थान किया था और जहां अभी पहुंचे हैं, देखेंगे आप तो कद 2/3 तो घट ही चुका है। जी, तो ये बताइए कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो हिंदुत्व है। 2019 में भी कहा जाता है कि अगर वो पुलवामा और बालाकोट ना हुआ होता तो शायद बीजेपी को 200 सीटें भी नहीं मिलती। तो आज वो स्थिति जो बन रही है, उसमें अब फिर वो उस तरफ जा सकते हैं, कोई हिंदुत्व का मसला उठा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि
योगी सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ भी पेश करने को नहीं है, बल्कि नकारात्मक और अक्षमता की भरमार है ऐसे उदाहरणों की। तो आपको लग रहा है कि हिंदुत्व अब अपने एक और उग्र रूप में सामने आ सकता है? देखिए, हिंदू का जो अर्थ है वो अखिल भारतीय हो चुका है। तमिलनाडु में आप हार गए तो क्या हिंदू हार गया और वहां कोई गैर हिंदू जमातों का शासन पर कब्जा आ गया? केरल के बारे में आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट लोग नास्तिक होते हैं और उसको उन्होंने छिपाते नहीं है, और उनके अपनी राजनीति के आधार में ईसाइयों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, इजवा का, नायर का, नंबूदरी का, सबका अपना अपना हिस्सा है। लेकिन क्या बंगाल का हिंदू कमजोर हिंदू है? दुर्गा जी की पूजा करने वाला देश और काली माता की पूजा करने वाला देश बंगाल के संदेश को क्या हिंदू विरोधी कहेगा? तो अब हिंदू वाला जो दावा है वो जब से उन्होंने अपना गोत्र बता दिया और चंडी पाठ बार बार किया, वो लगा कि भाई इनके अलावा भी हिंदू के दावेदार हैं, और उसमें अरविंद केजरीवाल का हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चित्र और ममता बनर्जी का दुर्गा पाठ करते हुए चित्र और औरों का भी याद आने लगा है। दूसरे, जहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उड़ीसा में, वहां पर कोई मंदिरों की जगह मस्जिद नहीं बनाई जा रही है और धर्म परिवर्तन को कोई गति नहीं मिल रही है। ईसाई बनने की संख्या बढ़ गई हो, मुसलमान बनने की संख्या बढ़ गई हो, या हिंदुओं को बेइज्जत नहीं किया जा रहा। जो जैसी स्थिति में है, जिसकी जो औकात है, उसी को बचाने में लगा हुआ, यानी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स वापस आ गई है। किसान किसान हो गया, अब वो जाट और ब्राह्मण और मुसलमान नहीं रह गया। कल वो फिर हो जाएगा अगर किसानों का सवाल सुलझ जाए, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इनका वादा पूरा हो जाए, ये तीनों कानून जो उन्होंने अडानी अंबानी की मदद के लिए कि वो वापस कर लें, तो ये उनको मोल भाव करना पड़ेगा कि कौन सा सौदा महंगा होगा, कौन। अभी तो इंटरेस्ट पॉलिटिक्स यानी हित समूहों का आधार ही हमारी अस्मिता का आधार है। चाहे हम दवा की लाइन में खड़े हैं, चाहे अस्पताल में अपनी माँ, पत्नी, बच्चे, बच्ची, पति को भर्ती कराने के लिए लगे हैं, चाहे सरकारी दफ्तरों में इंतजार कर रहे हैं कि जो कंपटीशन हुआ था जिसमें हमारा रिजल्ट भी आ गया था, उसकी नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, या विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा के सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। ये जो अस्मिता की राजनीति से हित के सवालों का अस्तित्व, अस्मिता से अस्तित्व की तरफ जो हम मुड़े हैं, उससे हिंदुत्व सबका साझेदारी का एक आधार बन गया अगर है तो। हाँ, ये जो आपने कहा, अगर पाकिस्तान हमारी मदद करे, यानी बम फोड़ दे सरहद पर, क्योंकि कश्मीर में भी अब पाकिस्तान का दावा तो खत्म हो गया ना भाई। डिमोनेटाइजेशन आपने किया कि इससे आतंकवादियों को मदद मिलती है, और जनता ने कहा ठीक है, हम लाइन में लगेंगे, घर का एक एक रुपया जमा कर देंगे, देश को बचाना है। फिर आपने कहा कश्मीर को अलग करो और उसको सीधे दिल्ली के कब्जे में लेना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू ठीक है, लद्दाख ठीक है, खाली वैली में गड़बड़ है, तो वो भी हो गया, और उसको हुए साल 2 साल हो गए, दो गवर्नर आपने बदले। जहां तक नए मोर्चों का सवाल है, तो मोर्चा तो अभी कल मुकेश जी, गलवान घाटी में हुई भारतीय सैनिकों की 1962 के बाद पहली बार हिमालय में जो खून गिरा है भारतीय सैनिकों का, उसका जवाब लेना बाकी है। और देश उस पर ज्यादा शोर नहीं मचा रहा, क्योंकि हम जानते हैं चीन की असलियत क्या है, हमारी अपनी नरमी के मजबूरियां क्या है। जब आपने मीडिया से ये चर्चा चलाई थी गलवान घाटी के बाद क्या करना चाहिए, तो हुआ कि चीन का बहिष्कार करना चाहिए, यही सहज था कि दुश्मन के घर में दिवाली मने हमारी कमाई से, ये नहीं होना चाहिए, व्यापार बंद करो। तो भारत के व्यापारियों ने कहा कि इसके लिए हमको साल 2 साल का समय चाहिए, गोदाम तो हमारे चीन के माल से भरे हुए हैं। तो आपने क्या किया कि टिकटॉक और जाने क्या क्या 2-4 खिलौनों को आपने कहा कि इनको हम बाहर फेंकते हैं, वो भी नहीं बाहर फेंक पाए। तो चीन से मुकाबला है, पाकिस्तान से नहीं है। नेपाल भी आपको गुर्रा रहा है। नेपाल की संसद ने संविधान संशोधन करके एक छोटे से कुछ 100 वर्ग मील इलाके के 70 साल पुराने विवाद को जिंदा कर दिया, और आप कुछ नहीं कर पाए। तो जगह जगह से जिसको कहते हैं ना कि 1000 कट की स्ट्रैटेजी है चीन की, और उसमें अब पाकिस्तान चीन के मोहरे के तौर पर दिखाई पड़ रहा है, और उसमें आग में तेल का काम इस कोरोना वायरस ने कर दिया कि ये तो चीन की भेंट हमको है। और कई लोग कह रहे हैं कि चीन ने हमको एक बायोटेक्नोलॉजी की युद्ध में ढकेल दिया है। हमारी जो लाशें गिर रही हैं, ये युद्ध के कारण गिर रही हैं, ये कोई
मामूली घटना नहीं है। तो लेकिन फिर भी जैसा देश का माहौल है, देश की बनावट है, 543 लोकसभा सीटों में 90 सीटों के अलावा 400 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू मुसलमान का सवाल आग में घी का काम करता रहता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति थोड़ा भिन्न है, क्योंकि वहां बंगाली अस्मिता का सवाल बहुत प्रबल हो गया था और ये बीजेपी की स्ट्रेटजी का भी नतीजा था। जिस तरह से उन्होंने उकसाया, भड़काया, वो उन पर उल्टा पड़ गया। लेकिन इस पूरी हिंदी पट्टी में हम जानते हैं कि हिंदू मुसलमान का खेल बहुत शातिराना अंदाज में खेला जाता रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी की सरकार बनी तो उसकी एक बड़ी वजह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे भी थे। तो ये इस पट्टी की का मिजाज थोड़ा अलग है। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ जो मंडल कमंडल की राजनीति थी, कमंडल तो अभी भी मजबूत है, मंडल कमजोर पड़ा है, इस वजह से कमंडल को अभी और भी ये खारिज नहीं किया जा सकता है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता? देखिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते चुनाव का जो व्याकरण होता है उसको समझने की जरूरत मैं महसूस करता हूं, और आपकी बात के साथ जोड़ते हुए मैं कहूंगा कि चुनाव के परिणाम आने तक आप निश्चिंत हो जाएं, ऐसी कोई परिस्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रश्न प्रदेश है, क्योंकि वो एक प्रदेश नहीं, वो 4 प्रदेश है। बुंदेलखंड का मिजाज अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बनावट अलग है, मध्य उत्तर प्रदेश की कहानी अलग है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किस्सा अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कांट की हाड़ी चढ़ चुकी है। हिंदू मुसलमान के नाते वोट दिया था और उसके एक बड़े नायक श्री राकेश टिकैत घूम घूम के कह रहे हैं कि बड़ी गलती हो गई, कान पकड़ता हूं, दोबारा ऐसी भूल नहीं करूंगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हिंदू मुसलमान का चलेगा नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जरूर अयोध्या से लेकर काशी तक मामले को उलझाने की कोशिश हो रही है। अभी ज्ञानवापी मंदिर यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास को लेकर के कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई है, उसमें हिंदुओं का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुसलमानों में बड़ी बेचैनी बढ़ी है और वो अपने इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर बेहद बेरोजगारी, भूमंडलीकरण का कोई खास लाभ नहीं। श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उम्मीदों का एक परवान पर चढ़ना और फिर निराश हो जाना। कहां क्योटो बना रहे थे, कहां काशी भी नहीं रह गई, पानी ही बदल गया गंगा का। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जरूर इनकी पकड़ अभी है। बुंदेलखंड न इधर का है न उधर का, वहां मुसलमान हिंदू का सवाल उतना नहीं है जितना सूखे का सवाल है, अपराधीकरण का सवाल है। और वहां पर श्री आदित्यनाथ ही दावा कर सकते हैं कि हमने कुछ गुंडों को कोरोना के जरिए निपटा दिया, कुछ गुंडों को वो जैसे वो कानपुर वाला कोई था उसको आमने सामने में निपटा दिया, और कुछ को बचे हैं उनको भी हम ठीक कर देंगे। तो अगर अपराधीकरण वाला एजेंडा वहां पर उठाते हैं और स्थानीय मध्यम वर्ग और वहां के जो उद्योगपति वगैरह हैं उनको दांव में लाते हैं, मध्य उत्तर प्रदेश में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। वहां जो झगड़ा था, यदुवंशी विवाद, वो सुलझ चुका है एक तरह से। बाजी अखिलेश यादव के पक्ष में आ चुकी है। चुनाव हुए हैं जो पंचायतों के, उनके नतीजे भी सामने हैं। इसमें सपा और उसके बाद बसपा और तब जाकर के कांग्रेस का नंबर लगता है। फिर भी एक बात बहुत सही है, वो मंडल के संदर्भ में है। मंडल ने उत्तर प्रदेश में एक जाति को दबंग बनाया, यादवों को। वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, 1930 से वो राजनीति में थे, लेकिन मौका उनको अब मिला। 4 बार श्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी के बीच में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी आई। लेकिन जो अन्य गैर यादव मंडलवादी जातियां हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को अपना महानायक बनाया, श्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने खुल के आरक्षण का समर्थन किया। हालांकि उसके साथ ही उन्होंने सामान्य वर्गों के लिए 15% आरक्षण का एक असंवैधानिक फैसला भी कर लिया है। लेकिन जो गैर यादव जातियां हैं उनकी राम मंदिर आंदोलन के बहाने और अन्य तरीकों से, खासतौर पर 2014 और 2019 में जो इन्होंने बहुत ईमानदारी से गठबंधन की राजनीति की, 2 सीट और 4 सीट की औकात वाले क्षेत्रीय दलों को भी इन्होंने करीब करीब बराबरी का दर्जा दिया, किसी को कैबिनेट में यहां लिया, किसी को वहां लिया। वो इनका कौशल अभी बाकी है और वो कौशल अभी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी में दिखाई नहीं पड़ रहा है। उतना स्पेस और स्कोप अभी बीजेपी का बचा हुआ है। अब उसके लिए क्या ये कल्याण सिंह की तलाश करेंगे, कोई नया कल्याण सिंह खोजेंगे,
कोई कटियार को लाएंगे, कोई मौर्य को लाएंगे, क्या करेंगे ये इनको देखना पड़ेगा। जी, मेरा अंतिम सवाल है कि योगी को हिंदुत्व के बड़े ब्रांड के तौर पर पेश किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि मोदी के बाद योगी होंगे। संघ परिवार उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। ये जो पूरी ताकत लगेगी और हिंदुत्व हिंदुत्व का मामला होगा, हमने राम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में, हम ज्ञान वापी भी वापस लाएंगे, मथुरा भी लाएंगे। ये तमाम चीजें जब आएंगी और अब रेवड़ियां बटेंगी, अगले 6 महीने बहुत सारी घोषणाएं लोक लुभावन होंगी, उससे माहौल बदलने की कोशिश की जाएगी। मीडिया उनके हाथ में है। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया का चरित्र क्या हो गया है। तो ये तमाम फैक्टर को ध्यान में रखकर आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव किस तरह के परिणाम आ सकते हैं इसमें? देखिए, अंतिम बात से शुरू किया जाए। मीडिया के बारे में उत्तर प्रदेश वालों का रुझान दिल्ली, बंबई, बंगलोर वालों से थोड़ा अलग है। वो कहते हैं अरे टीवी का तमाशा है, या अखबार वाले सब बिक गए हैं। ये बात पिछले 6 साल में काफी फैली, और अभी कोरोना को लेकर के जो जमीन का सच था और जो अखबार की रिपोर्ट थी उसमें जो फासले थे, नुक्कड़ नुक्कड़ में मीडिया की प्रामाणिकता को लेकर बहुत सवाल हो गए। फिर आप सब लोगों ने जो ये पैरेलल मीडिया चलाया है उसका भी अपना एक असर है। जैसे अंधेरे में एक छोटा दीपक भी दूर से रोशनी का कारण दिखाई पड़ता है, उम्मीद जगाता है। वैसे आप सब लोगों की भूमिका, या कुछ और लोग हैं, ये रवीश कुमार, पूर्ण प्रसून वाजपेयी वगैरह, तो मीडिया वाला मामला तो उतना नहीं है। और उत्तर प्रदेश मीडिया के माध्यम से संबोधित होने लायक मतदाता नहीं है। यहाँ घर घर का सवाल हो गया है। यही लोग हैं जिनको कि आपने 4 घंटे की नोटिस दे करके दिल्ली, बंगलोर, बंबई, बड़ौदा से भगाया था। ये कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग नहीं थे, और इनको अपने घाव पर अभी भी मरहम की जरूरत है। क्योंकि जब वो लौट के आए तो लौट के उनके घर पर गरीबी, बेरोजगारी इंतजार कर रही थी, माँ की बीमारी इंतजार कर रही थी, और जिला मुख्यालय के कार्यालय और जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में कोई गुंजाइश नहीं थी। तो स्थानीय प्रबंधन, स्थानीय शासन की जो हालत है उसमें उत्तर प्रदेश के मतदाता के लिए श्री आदित्यनाथ की सरकार का आकर्षण कुछ बचा नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, और वो ये कि अभी 6 महीने का समय है, और राजनीति में 6 महीने का समय बड़ा लंबा समय होता है। अभी इनकी कितनी पकड़ बाकी है, क्योंकि आदित्यनाथ जी का उभरना मोदी के लिए श्री राहुल गांधी से कम खतरे की खबर नहीं। ये तो सांप छछूंदर की हालत हो गई। क्योंकि अगर आखिरी निर्णय में इनके सर्वेक्षण करने वाले ये रिपोर्ट देते हैं कि 2024 के लिए ये घोड़ा बेकार हो चुका है, रेस के लिए नया घोड़ा चाहिए, तो नया घोड़ा उत्तर प्रदेश के सचिवालय में और पुष्ट हो रहा है। इस समय देश में श्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा सबसे आकर्षक हिंदू राजनीति का प्रतीक महंत आदित्यनाथ जी हैं। अगर मैं श्री नरेंद्र मोदी की जगह होता तो मैं तो इतना ही चाहता कि ये जो गोरखपुर से चल के लखनऊ तक पहुंचे हैं, या तो लखनऊ में रुक जाएं, या इनके जनता की मदद से या पार्टी की मदद से चुनाव के पहले गोरखपुर वापसी हो जाए। अगर चुनाव महंत आदित्यनाथ जी के अगुवाई में लड़ा गया तो वो खतरे की घंटी होगी। क्योंकि राम, कृष्ण और शिव के प्रदेश को, मथुरा, काशी और अयोध्या के प्रदेश को आदित्यनाथ जी इतनी गैर जिम्मेदारी से शासन चलाने के बावजूद अगर बचा ले गए और वापस भाजपा के खेमे में ले आए तो उनको पुरस्कार जरूर मिलेगा। क्योंकि श्री मोदी का काम अब पुरस्कार योग्य नहीं रह गया है। तो ये सांप छछूंदर की स्थिति इस तरह की बनती है कि श्री नरेंद्र मोदी के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए क्या है ये तो बाद में तय करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी के लिए श्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय अच्छी खबर नहीं होगी। अगर नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी खबर नहीं है तो अडानी जी के लिए और अंबानी जी के लिए क्या खबर है, ये उनसे पूछना पड़ेगा। जी, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उत्तर प्रदेश एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव तय करेंगे कि उसके बाद की राजनीति किस दिशा में जाएगी। और अगर उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी हारती है तब विपक्षी दलों के हौसले बुलंद होंगे और शायद तब उनके एकीकरण की प्रोसेस थोड़ा ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ेगी।
ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अभी राष्ट्रीय विकल्प की जरूरत 2024 में पड़ेगी। 2021 राष्ट्रीय विकल्प और ये जो गैर कांग्रेसी दल हैं, गैर भाजपाई दल हैं, इनके मिजाज को देखते हुए बहुत पहले की बात है। ये एक संगठित दल के लिए तो उचित समय है अपना नेतृत्व तलाशने का काम शुरू करने का, लेकिन इस तरह की खिचड़ी बनाने के लिए कौन सी दाल डालेंगे, कौन सा चावल डालेंगे, ये तय करने का समय शायद 2022 उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत कुमार जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शक भी पसंद करेंगे और हम चाहेंगे कि बीच बीच में आपसे इस तरह की चर्चा होती रहे, ताकि जो भी राष्ट्रीय राजनीति और समाज में परिवर्तन आ रहे हैं उससे जोड़कर देखने के लिए आपसे उस बारे में चर्चा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।